तो आपसे उनकी एक फॉर्मल मुलाकात भी हो जाए और कुछ गुफ्तगू आज की इस ट्रेनिंग के हवाले से वो आपके सामने रखें। प्लीज वेलकम नाजिया को। बाले शरीफ जाते खाना मिलेगा। थैंक यू तंजीला, बहुत देर से बैठी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको यहाँ पर देखकर मुझे बड़ी खुशी है और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस कि आप यहाँ पर आए और ये जो ट्रेनिंग है इसका हिस्सा बने हैं, GNMI का हिस्सा बने हैं। GNMI के बारे में और इस ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि सुबह से ये चली रही है वर्कशॉप, तो बहुत कुछ आपको मालूम हो चुका है और इससे पहले ही आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी, मेरी फ़्लाइट है और मुझे निकलना है, लेकिन मैं चाह रही थी कि जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुफ्तगू हो जाए। मेरा नाम नाजिया अशर है, GNMI की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 5 सालों से हम मीडिया डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इससे पहले पिछला 20 साल का जो मीडिया का एक्सपीरियंस है वो अलग है। तो GNMI का जो मकसद है ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन, ये इस मकसद के तहत बनाई गई कि हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर मुझे एक लर्निंग प्रोसेस है उसको जारी रखना है। तो न्यूज़ रूम्स में जब हम काम किया करते थे, अभी भी हम सब काम कर ही रहे हैं, किसी ना किसी हवाले से कनेक्टेड ही हैं, तो वहाँ पर जो गैप महसूस होता है वो ये होता है कि हम प्रैक्टिकल जर्नलिज्म तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने अपने इदारों तक महदूद हैं। तो हमें मिलकर बैठना चाहिए। जो कवरेज हम मुख्तलिफ इशूज़ की कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी खामियां रह जाती हैं, बहुत सारी ऐसी कोताहियां भी हो जाती हैं जो हम जानबूझकर नहीं कर रहे होते लेकिन वो गलती से हो जाती हैं। तो उनको कैसे सुधारा जा सके और उनको कैसे स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, खासतौर पर जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर शामिल करें। फिर डिजिटल मीडिया के दौर में जो नए ट्रेंड्स आए हैं, जो नए स्किल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इंटरनेशनली, जो नित नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपने काम के अंदर शामिल कर सकें। तो इस मकसद के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जर्नलिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग के हम मीडिया हाउसेस के साथ, प्रेस क्लब्स के साथ इम्प्लीमेंट करा चुके हैं पाकिस्तान में। यहाँ पर भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, यकीनन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट में GNMI के साथ होंगे, मुझसे लेके या फिर आने वाले वक्त में भी होंगे। आज की इस वर्कशॉप के बाद आप हमारे जो एलुमनाई ग्रुप्स हैं, हमारे जो नेटवर्क्स हैं, उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बड़ी ही फ्रूटफुल ये ट्रेनिंग सेशन आपका वर्कशॉप रहेगा, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होना है, इसको आगे बढ़ाना है। आप जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे वो यकीनन कहीं ना कहीं जो कुछ यहाँ से आप सीख कर गए वो थोड़ा बहुत भी कोई जो स्किल्स आपने लर्न किए होंगे वो आप अपनी रिपोर्टिंग के अंदर उसको शामिल करेंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, यकीनन साथ बैठने के बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे कि जिसमें हम साथ काम कर रहे होंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा GNMI के नेटवर्क से। और एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए, और तंजीला खासतौर पर जो ये सारी एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप है, 3 हम करवा चुके हैं लाहौर में, 3 इस्लामाबाद में थी, आज सेकेंड डे है, कल फिर एक वर्कशॉप होगी। तो आप सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे और बेहतर तौर पर रिपोर्टिंग के जो अंदाज और वार हैं उनको बेहतर बनाने में एक दूसरे को सीखने सिखाने का मौका देंगे। 2 वे लर्निंग है, ऐसा है इसलिए कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं बल्कि हम आपसे भी सीख रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। थैंक यू सो मच तंजीला, और मुझे पता है कि तंजीला इस सिलसिले को हमारे साथ जारी रखेगी। थैंक यू। एज अ सोसाइटी अगर आप जाते हैं ना कहीं पे, आप पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो हम किसी को फिलोसफर नहीं बनाना चाहते। वी इंसल्ट पीपल कि अगर आपको ज्यादा फलसफे का शौक है तो हम कहते हैं यार तो जाने छोड़ो, ये पागल है। इसी तरीके से हम जोग्राफिया, हिस्ट्री, सो अब सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सहाफी तारीख का राकम होता है। आपका एक आर्टिकल, आपकी एक ट्वीट, इवन इट इज डॉक्यूमेंटेड एंड इट विल स्टे फॉरएवर। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपका नाम और आपका काम रहेगा। सो लिखना, और मैं नहीं कैटेगराइज करती कि आप अच्छा लिखते हैं कि आप बुरा लिखते हैं, वो रिफाइन होता जाता है जब आप प्रैक्टिस में रहते हो। शायरी, मज़ाहमती अदब, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो जर्नलिज्म के साथ जुड़ी हैं और सारे माशरों में रही हैं। और जिस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर, जिस तरीके का सोशल कल्चर हमारा है, यहाँ पे तो कंटेंट बेतहाशा है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती कहानियाँ। लेकिन इसके बावजूद भी हम he says this and she says this and that's all. That is all what we are doing. Okay जी, so ये जो ट्रेंड्स हैं जिनकी तरफ आबिद साहब भी इशारा कर रहे हो, हम शुरू से सुबह से बात करें कि हमारे कल्चर में क्या क्या चीजें जो एक रवायत और रीत बन गए, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है।
मीडिया इन्फ्लुएंस करता है थ्रू इमेजेस, थ्रू योर स्टोरीज, थ्रू योर आर्टिकल्स। और आप अगर मैं सब लोगों को ये कहती हूँ, अपने आप को भी ये कहती हूँ कि अगर आपको एक बंदा भी देख रहा है, इफ यू हैव वन व्यूअर, वन रीडर, वन फॉलोअर, एज अ जर्नलिस्ट आपको अपना 200% देना अपने काम। आई बॉल्स को डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि आप किस क्वालिटी की जर्नलिज्म कर रहे हैं, किस क्वालिटी का आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका जो बेस्ट है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड के किसको ज्यादा लोग देखते हैं। आप लोग सोशल मीडिया के जमाने में, मतलब बहुत सारे लोगों ने काम, यंग लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग सोशल मीडिया के जमाने में काम कर रहे हैं। हमने जब शुरू किया, मतलब मंजूर पश्तीन का सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया जब वो पश्तीन नहीं कहता था अपने आप को, मंजूर अहमद कहता था, एंड ही वाज अ स्टूडेंट लॉ का। मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, किसी ने मुझे कहीं से ढूंढ के भेजा था। मैंने कभी अपनी, आप कैटलॉग बनाते ना, हमें किसी ने सिखाया नहीं। आज हम सब लोगों को सिखाते हैं कि आप अपने काम की कैटलॉग बनाइए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलाला का सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था उन पे हमले से पहले, उनके स्कूल में, जब शी वाज वेरी यंग, पीटीवी न्यूज में। मेरे पास उसका कोई फुटेजेस कुछ भी नहीं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब सोशल मीडिया आया तो फिर आपको एहसास हुआ कि यार नहीं, हमें अपने काम का रिकॉर्ड रखना चाहिए था। मैं और साफ अखबार में मैगजीन के 5 पेजेस की एक जमाने में इंचार्ज थी। पेजेस हैं कुछ घर में जो मेरी अम्मी ने, या मेरी अम्मी के साथ जो उनकी अम्मी मेरी टीचर थी, अम्मी की कुलीग्स ने जो कुछ रखे हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यूज हैं। मैंने भुट्टो साहब पे और कायदे आज़म पे एक तकाबली जायजा लिखा था। मुझे बेनज़ीर ने यूके से थैंक्स का लेटर भेजा था। आई वाज 20 years old। लेकिन मेरे पास कुछ याददाश्त में चीजें, कुछ याददाश्त में ही नहीं, अल्लाह के फजल से। सो आप अब जो काम कर रहे हैं उसको प्लीज डॉक्यूमेंट करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अपने अपने कॉलम्स की देखिए किताबें छापते हैं। आप भी अगर अपने काम को लेके चलेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। ये एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा जी, कुछ मैडम जवेरिया ने आपको कुछ ओवरव्यू दिया, किसी के कुछ समझ में आया उसमें से कोई बात, मैं आई जस्ट टेक थ्रू दो स्टेप्स जिसको आप कुछ जिक्र कर गई हैं, कुछ रह गया और उसके ऊपर, क्योंकि हम स्पेशल लॉज पे बात करना चाह रहे थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर हम स्पेशल लॉज पे ही बात कर रहे हैं, बट वो बिकॉज शी इज अ टीचर, तो वो कह रही थी कि मैं लेक्चर दूंगी और मैं प्रेजेंटेशन भी दूंगी। सिनेरियो रह गया था, सिनेरियो बताएं जी। मैडम, मैं एक इंस्टीट्यूट था, कॉलेज था, उसमें एक वहाँ पे एक डेजिग्नेशन पे थे, उनकी करप्शन पे स्टोरी कर रहा था। तो मुझे उसी इंस्टीट्यूट से कुछ लोगों ने बताया कि ये करप्ट इंसान है, अखलाकी तौर पर इसके अफेयर्स हैं या दीगर चीजें। तो मैंने उसको इग्नोर किया कि बात लोगों की मुखालफत होती है, वो इस तरह से हमें इस्तेमाल कर लेते हैं ना। तो मैंने उस चीज को टोटली इग्नोर किया। जो मेरा ब्लॉग था मैंने उसमें जैसे ये जिक्र कर दिया कि मौसूफ का एतवार को भी दफ्तर खुलता है, तो क्यों खुलता है। आप बोलना बंद करेंगे तो बहरहाल वो उनका एक जाती मामला है, तो वो अगर उनका दफ्तर खुलता है तो मुझे उससे कोई इतराज नहीं होगा। जो करप्शन की चीजें वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे कुछ दिन बाद मुझे एक लड़की ने, वहां से स्टूडेंट थी, उसने कांटेक्ट किया। उसने कहा कि आपने जाती मसला क्यों आपने कहा। मैं थोड़ा सा मुझे समझ आ गई कि इसका कोई इशू है और वो बड़ी इमोशनल थी। तो उनके साथ थोड़ा सा मैंने बातचीत की तो उन्होंने ऐसा ऐसा खुलते खुलते बताया कि 2 साल पहले वो मेरे टीचर थे और उस लड़की का भी थोड़ा सा इमोशनल इशू था कि उसका किसी से अफेयर था, तो उसने कटवट लगाए बातों पे। तो टीचर साहब ने उसे रेस्क्यू किया और उधर से बड़ा संभाला, बच्चे को एक्सपेल किया स्कूल से, कॉलेज से, और उसके बाद बड़ा अच्छा एक शफकत वाला लहजा दिखाया। और उसके बाद उन्होंने उस बच्ची को, ये हंसने की बात नहीं, ये बड़ी एक संजीदा और बड़ी, मुझे बड़ी तकलीफ थी इस बात में कि मैं जाती तौर पे टीचर को बाप समझता हूँ। मेरी जो फीमेल टीचर्स थी, मैं यकीन करें उन्हें माँ समझता था। मेरी हम उम्र है 2-4 साल बड़ी है, उन्हें रिस्पेक्ट होता है। वो उस टीचर की वो पीएचडी स्कॉलर थे, ठीक है, मेडिकल में पीएचडी स्कॉलर बहुत बड़ी चीज होती है। और वो 50 साल से ऊपर उनकी एज थी और उस बच्ची की एज यही कोई 20-22 साल हुई होगी। उन्होंने उसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देना शुरू की और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेके वो कहती है कि एग्जाम होते थे और वो सो जाती थी खा के, जागती थी और जाके एग्जाम देती थी और बड़ी गलतगी के आलम में। इसी तरह से उन्होंने 2 साल गुजारे और इन 2 सालों में उन्होंने जब बिल्कुल वो बच्ची इस तरह हो गई कि उसमें फैसला करने की सलाहियत खत्म हो गई, दीगर चीजें, उसे वो इस्लामाबाद लेकर आए।
कि आए जरा आपको ना आउटिंग करवाते हैं। आउटिंग करवाने के लेके आए, किसी फ्लैट में लेके गए, उनके साथ असॉल्ट किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, और फिर वो मुतअद्दिद दफा करते रहे। वो बच्ची जब मुझे बता रही थी, कहती है कि उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं ये समझी थी कि जो कुछ कर रहा है ये बड़ा अच्छा बंदा है, इसने मुझे बड़ी मुश्किल से निकाला है, तो ये जायज कर रहा है, जो भी है इसका हक है। तो वो इस हद तक उसको दिमागी तौर पर कंट्रोल कर चुका था। फिर मैंने सोचा कि शायद इसका बाद दफा बंदा होता है ना, जब रिलेशनशिप में होता है तो उसकी कुछ और सोच होती है और बाद में निकल के उस पर मलबा डाल लेता है। थोड़ा सा मुख्तसर कर दें। मैं बिल्कुल शार्ट करता हूँ। उसने एक और लड़की से मुझे कांटेक्ट करवाया। पहले उसने बताया, मैंने कहा जी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने बताया और सेम टेक्निक उस टीचर ने उस बच्ची पर भी आजमाई, और इन शॉर्ट कि वो इमोशनली डैमेज बच्चियों को टारगेट करता था और फिर उन्हें इसी तरह मेडिसिन पे लगा के बाद में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था। और वो बच्चियां तब तक किसी को नहीं बताती थी जब तक उस अदारे में रहती थी। और वो रोई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स उनकी मौजूद है। वो रो रही थी कि हमें उस वक्त पता ही नहीं चल रहा था हमारे साथ हो क्या रहा है, और जब वहां से निकली है, थोड़ी सी जिंदगी नॉर्मल हुई है, मेडिसिन हमने छोड़ी है, उसके बाद जाके पता चला कि ये इंसान हमारे साथ क्या करता रहा, और इतना शफीक बन के ठीक है। सारी चीजें। तो अब वो बच्चियां, जो पॉइंट है वो ये है कि वो बच्चियां अब घर से निकल के, आप बेहतर जानती हैं कि वो ना तो केस कर सकती हैं ना वो, उससे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा स्टैंड लें तो बाकी मैं आपके साथ करता हूँ। उसने कहा जी अगर किसी भी स्टेज पे मैं जाके बात करूंगी, मेरे घर वाले सबसे पहले, एक फैमिली ऐसी है कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बाद मेरे लिए कैरियर में मसला बनेगा। तो अब वो बंदा उसी कॉलेज में है, वो दो बच्चियां निकल गई हैं, अब उसका क्या होगा? वो तो अगला तो उसका एक और टारगेट होगा, उसमें वो जो विक्टिम्स है वो भी उस पर स्टैंड नहीं कर रही। तो इस सिनेरियो को कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, इस सिनेरियो को एक जर्नलिस्ट के तौर पर, अगर आप पुलिस नहीं है, आप एफआईए नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप अकाउंट्स बता सकते हैं। और अभी हम जब आखिरी सेशन में एथिकल जर्नलिज्म की बात करेंगे तो हम कैसे आपने सर्वाइवर्स की आइडेंटिटी को छुपाना है। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप बगैर ये जो प्राइम सस्पेक्ट और प्राइम अक्यूज्ड और प्राइम सर्वाइवर से इंटरव्यू करना होता है ना, ये सहाफी को इसका लालच है बड़ा, क्योंकि इसकी बड़ी बले होती है। अब जैसे मैं अपने कोऑर्डिनेटर को रोज कहती हूँ, वो कहता है पीटीआई से किसको, मैं कहती हूँ उसको लो जिसने भी पार्टी छोड़ी है, और मुझे कहते हैं मैडम वो नहीं मिल रहा। मैं कहती नहीं, सारा दिन उसको मैं तंग करती हूँ कि नहीं भाई तू वो ले क्या, जो जिसने पार्टी छोड़ी है वो कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे लाइट रेटिंग, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप सफीर हैं तब्दीली के, और आपने किसी की हेल्प करनी है एंड यू वांट टू गाइड समबडी, तो फिर आपको अपनी स्टोरी करने के अंदाज को बदलना होगा। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ इतने इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, महकमाना नाअहलियों के इश्यूज हैं, गवर्नमेंट की नॉन डिलीवरेंस के इश्यूज हैं, हुकूमत की परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर आप चीख के रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों को उड़ा के रख सकते हैं। ऐसे ही है ना, ऐसा मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसा ही करते भी हैं। और ऐसा सो एक इशू अगर उसमें जो कि बहुत सेंसिटिव है, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल क्राइम्स, जेंडर बेस्ड क्राइम्स, एक एलिमेंट है ना ये आपकी रिपोर्टिंग का। अगर आप एंड देन माइनॉरिटीज का इशू, अगर इस इशू पे आप अपनी ये सेंसेशनलिज्म को ना छेड़ें, it would not harm your career, trust me। आपको कोई छोटा रिपोर्टर और कमजोर रिपोर्टर और माड़ा रिपोर्टर और माठा रिपोर्टर नहीं कहेगा। इट इज जस्ट वन साइड ऑफ द करियर। आपने जो बताया है सिनेरियो, ऐसी स्टोरीज अगर आपके पास आती हैं जहां पे आप सस्पेक्ट की सिक्योरिटी को एट रिस्क डाले बगैर करना चाहें, तो आप ये अकाउंट्स नरेट कर सकते हैं और उस बंदे से जरूर बात करें, जरूर रब्ता करें, उसको सवाल भेजें लिख के, कॉल ना करें। कॉल करेंगे वो कहेंगे जी इसने मुझे फोन किया था, ये मुझे 5,000 रुपये 10,000 रुपये मांग रहा था, मैंने पैसे नहीं दिए, तो ये मुझे ब्लैकमेल कर। और साथियों के साथ ये होता है। सो ऑलवेज राइट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भेजें कि आपके बारे में मेरे साथ 2-3 फैमिलीज का राब्ता हुआ है, और फैमिलीज कहें, लड़कियां ना कहें, आपके बारे में, क्योंकि लड़कियां कहेंगे वो फौरन उनसे राब्ता कर लेगा। आप कहेंगे ये उन्होंने स्टोरी सुनाई है और ये स्टोरीज हैं, आपका इस पे मौकफ चाहिए और आप वो मौकफ छापें, और उसके बाद वो स्टोरी आप
पुलिस के साथ शेयर भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, बट आप खुद मुद्दई नहीं बन सकते ऑब्वियसली। ओके जी, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कुछ चीजों में बड़ा वाजे बात करता है। आर्टिकल 25 कहता है कि इक्वालिटी है बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन है बिफोर द लॉ इक्वल, और स्टेटस है बिफोर द लॉ, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, ये आपको इधर मेरी शक्ल पे मिलेगा, मेरी तरफ देखिए, ठीक। सो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई तफावत नहीं होगी, कोई तफरीक नहीं होगी। किस बुनियाद पे? जेंडर की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे कोई तासुब नहीं बरता जाएगा, ऐसे ही। और फिर 25(3) और 26(2) जो है, 26 का सबसेक्शन 2, वो कहते हैं जी कि स्टेट को इजाजत है कि वो खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए खुसूसी लॉज बनाए। आप कुछ लॉज हैं जैसे एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस हैं, वो सारी खवातीन को इजाजत है उसकी, अडल्ट खातून को किसी की इजाजत की जरूरत है कि स्पेस आपके लिए है ही। ये हमारी सोसाइटी जो स्पेस को श्रिंक कर देती है। आप बाजार से जाते हैं तो, या आप वैसे कहीं अपने दफ्तर की कॉरिडोर में देखेंगे तो मर्द क्यों करके चलता है? आई डोंट नो व्हाई, और क्यों करके चलती है। और अगर आपको उनके साथ से क्रॉस करना तो आपको हमेशा ये डर रहता है कि अभी इसकी कोनी मुझे लगना चाहिए, वो लग भी जाती है, लगा दी जाती है। सो ये जो स्पेस है ये औरत और मर्द के लिए बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। बट दिस इज आवर सोसाइटी, जो लड़कियों को, ये बड़ा लोगों को मसला है, मेरे भाइयों को मसला है। ये लोग में बैठ के, ये बेहुदगी है जो औरत मार्च में हुआ, ये बेहुदगी है, बेहुदगी नहीं है। आप अगर 100 घरों को एक सैंपल के तौर पे ले लें और आप उनसे इजाजत लें कि वहां पे जिस तरीके से बच्चे और बच्चों की तरबियत की जाती है, उस पूरे सैंपल को अगर आप स्टडी करेंगे, हर वक्त बच्चियों को टोका जाता है। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, हर वक्त ऐसे मत बैठो, दुपट्टा कैसे किया हुआ है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, ऐसे, मतलब बुनियाद में लड़के फिर रहे हैं, रास्ते में मूत रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा उनको। औरतों को आप यही कहते रहते हैं यार, उनको भी तो बताएं, उनको बताएं ना कि जो आप अपनी शलवारें कमीजें यूं करते हैं, इवन न्यूज रूम्स में भी घूम रहे हैं, तो यू नो ये दिस डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी बैड। आपने उठ के वॉशरूम जाना हो, मैंने अखबार में काम किया है, आप वॉशरूम नहीं उठ के जा सकते। पूरे न्यूज रूम में लड़के ही लड़के थे, मर्द ही मर्द थे, 2 औरतें थी। सो आप सारा दिन बैठे रहते हैं, आपका गाल पेट फटने वाला हो गया और आप नहीं जा रहे, यू नो। तो अब ये जो लो में बैठ गई ना एक फ्रस्ट्रेशन, अगर किसी खातून का बॉडी, मेरा बॉडी पॉस्चर ठीक नहीं, हमें हमेशा बताया गया कि कंधे, आई स्लाउच। मैं टीवी पे बैठती हूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ कि आपकी फिजिकल जो पॉस्चरिंग है वो क्या होनी चाहिए, बट आई स्लाउच माई सेल्फ। 5 सेकंड में मैं अपने प्रोड्यूसर को कहती हूँ मुझे बताना है, वो भी शर्म के बारे में बताएगा कि मैडम सीधी होकर बैठे हैं। तो मैं यूँ हो जाती हूँ, सारी लड़कियाँ यूँ हो जाती हैं, और आपकी बैकबोन के इसके साथ इश्यूज होते हैं, आपका जो कंधे और बाकी पूरा। और सो हम लड़कियों के बैठने के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं। सो लो में बैठ गई इज अ रिस्पॉन्स एंड एंगर, वो जो हर वक्त की पोजीशन है, ऐसे क्यों बैठी हो, ऐसे क्यों बैठी हो, ऐसे क्यों हंस रही हो। सो वो एक रिएक्शन है, दैट इज अ ट्रू रिएक्शन। आपके साथ अगर ये नहीं हुआ, इट डज नॉट मीन कि आप उस लड़की का स्लोगन कवर नहीं करेंगे। एज अ जर्नलिस्ट you have to cover every slogan जो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। there are cases जहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा आपका सी सेक्शन से होगा, सास कहती है हमने सारी जिंदगी बच्चे पैदा किए भाई, हम तो नॉर्मल बच्चे पैदा करते थे, तुम अनोखा कर रही हो। और आप जबरदस्ती उसको नॉर्मल बच्चा पैदा करने के चक्कर में, एंड इट हैपेंड मेरी आंखों के सामने, एक बच्ची, 2 बच्चों की माँ आपने ले ली, और एक बच्चा जो पैदा होने वाला था वो मर गया पहले नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश में, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हुई, लड़की पिंडी नहीं पहुंची, रास्ते में मर गई। 2 बच्चे आपने मां के बगैर कर दी, बंदा तो थोड़े दिनों बाद शादी कर लेगा। सो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी इज अबाउट दैट। लोगों के जहन में मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कहने वाली औरतें चाहती है कि सड़क पे किसी के साथ सो जाएंगी। आपने को देखा वो नंगी औरत यहाँ पे घूम रही होती है, कभी मतलब किसी ने को देखा होगा ना जिसको शक है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये कि हम नंगे होकर फिरना चाहते हैं। सो आई
आइन आपको इजाजत देता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इक्वल राइट, कोई उसमें नहीं है। अच्छा, अब स्टेट ने आपको स्पेशल प्रोविजंस बनाने की इजाजत दी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को इजाजत दी है कि औरतों के लिए, बच्चों के लिए आप स्पेशल लॉज बना सकते हैं। देयर आर स्पेशल लॉज जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। सिंस आप जिस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये पंजाब का प्रोजेक्ट है, सो हम ज्यादातर जो बातें करेंगे इन लॉज की वो पंजाब में कुछ चीजें हैं आपके पास जो अब आप खोल सकते हैं, जो आपके पास एक डायरेक्टरी हमने आपको दी है। अगर आपको ये यहाँ पे ये जरा प्रेजेंटेशन पे देखें, अगर आप में से इसको कुछ लगता है कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है, if you want any explanation of these things, rape and other sexual offences, domestic violence, physical, sexual, emotional and financial abuse, kidnapping, child abuse, insulting modesty of a woman, badle sulah, bani sawara, women trafficking, selling a woman for prostitution, forced marriages, compelling a woman to marry the Holy Quran, harassment, acid burn, denial of inheritance or discrimination. So एक मिनट जी, पहले आप बताएं। ठीक है जी जी, अच्छा एक्सप्लेन कर। अच्छा, रेप और अदर असॉल्ट तो हमें समझ है, सेक्सुअल असॉल्ट जितने भी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस, उसकी भी आपको समझ है। आप किसी को अगवा कर लेते, किसी खातून को, और अगवा तो मर्द और बच्चे और सबका इक्वली एक क्राइम है, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्स्ड मैरिज है उसकी प्रोहिबिशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उसमें नहीं है डायरेक्टरी में, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको एक दफा अपना ये पीनल कोड की मैं बात कर रही हूँ। 498D कहता है जी, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड मैरिज। कोई भी किसी पे दबाव डाल के शादी करवाता है तो वो फोर्स्ड मैरिज में आएगा, लड़के और लड़की दोनों की। खवातीन की शादी जो है वो कुरान से करा दी जाती है। आई थिंक ये इंटीरियर सिंध में, जनूबी पंजाब में कम है, लेकिन हाँ, सो इनहेरिटेंस की वजह से करवाते हैं, इस वजह से नहीं कराते उसका रिश्ता नहीं मिल रहा। इनहेरिटेंस सबसे बड़ी रीजन जो है वो इनहेरिटेंस है। दूसरी रीजन जो है वो कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा इसमें सख्ती है कि आपने खानदान से बाहर रिश्ता नहीं करना, उसकी वजह भी इनहेरिटेंस, ठीक है। और वो भी मैं ये कहने लगी थी कि वो भी लिंक्ड है कि खानदान से बाहर इसलिए नहीं करना कि अगर एक घर में मतलब 2 भाई हैं, बहुत जायदाद है, एक भाई की सिर्फ बेटी है, तो वो सारी की सारी जायदाद, आपको पता है कि इनहेरिटेंस जो है वो लड़के करते हैं, भतीजा कर लेगा फॉर दैट मैटर, भाई कर लेगा, बेटी उस तरह से नहीं कर सकती। सो जो 498C है वो कहते हैं जी कि कोई भी जो कंपेल करता है किसी को, या अरेंज करता है, या फैसिलिटेट करता है, सिर्फ वो नहीं जो करवा रहा है, जो फैसिलिटेट कर रहा है यानी कि फैमिली जो रोक नहीं रही, जो अरेंज करवा रहे हैं, वो सारे के सारे जो बराबर के शरीक हैं, जो कि किसी के कुरान के साथ जबरदस्ती शादी करवाएंगे। किसी औरत के कपड़े फाड़ना, उसकी मॉडेस्टी के ऊपर हमलावर होना, ये भी असॉल्ट है। और इसी तरीके से आप जो हैं वो किसी खातून को या किसी बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच देते हैं, फोर्स करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, वी हैव सीन फ्यू केसेस जो कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी हुए, जहाँ पे हस्बैंड्स जो हैं जो नशेई थे और वो औरतों को प्रोस्टिट्यूशन का कह रहे थे। आप में से कभी किसी की नजर पड़ी? सो अब वो ये नहीं है कि आप बेच दे मतलब वो लेके चला गया औरत, बट यू आर सेंडिंग योर वुमेन फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड यू आर गेटिंग पेड इन रिटर्न, एंड व्हाट आर यू डूइंग कि आप वो पैसा नशे के लिए इस्तेमाल, तो वो एक गैर कानूनी चीज है। और ये स्पेशल लॉज में नहीं है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो बेसिक हमारा पिनल कोड है, ये सारे के सारे जिन लॉज की मैं यहाँ बात कर रही हूँ ये सब उसमें कवर है। यहाँ पे हम अब स्पेशल लॉज की बात, इसमें और कोई आप जिसमें आपको लगे कि इनहेरिटेंस को डिनाई करना, डिस्क्रिमिनेट करना, इवन डिस्क्रिमिनेट करना भी हम करते हैं।
तुम बच्ची हो फिर भी तुम्हें मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया, है ना? हैं तो बेटियां मगर हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो हम ना भी पढ़ाएं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू एजुकेशन इज अ बेसिक राइट। हम ये कहते हैं कि यार अगर हमारी मर्जी हो तो हम अगर अपनी बेटियों को ना भी पढ़ाएं तो यू नो वी आर द वन जिसने ये डिसाइड करना है, विच इज नॉट करेक्ट। आइन आपको इसकी इजाजत नहीं देता। सो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, आप बच्चियों को जॉब नहीं करने की इजाजत देते, आप उनको आला तालीम हासिल नहीं करने देते। मैं रोज यहाँ मिसाल देती हूँ, 5वां दिन है इस ट्रेनिंग का, मतलब 5वां ग्रुप 3 महीने लगा हुआ ट्रेनिंग की। सो अगर आपका भाई जो है वो मैट्रिक फेल है, उससे फैसला करना है कि बहन ने कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना है कि नहीं जाना। खुद मैट्रिक फेल है भाई, लेकिन क्योंकि भाई है, भाई ने बताना है कि नौकरी करने की नहीं करनी, बिकॉज दैट मैन जो कि डिसाइड कर सकता है, दिस पावर। फिर अगेन एक रिलीजियस सवाल, कुरान में लिखा है हाथ से काम करने वाला इस हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। ये अल-कासिम हबीबुल्लाह, यही है ना? काम करने वाली अल्लाह की ज्यादा दोस्त है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हो। भाई को पानी दो, भाई के कपड़े इस्त्री करो, क्यों? भाई को क्या है? भाई के हाथ टूटे में, शोहर को पानी दो। सो अपने हाथ से काम करना, यही मत आपको शायद हुआ होगा कि कोई गया है यहाँ से बाहर को रह के आया हो, सो सब नहीं, मर्दों का सब काम करते हैं, एवरीथिंग, कपड़े धोने से लेके हर चीज खुद करते हैं। तो यू नो कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं which influence mental and psychological health of women। असल जो मामला आपने समझना है वो ये कि इसका इम्पैक्ट होता है, ये आम बातें नहीं है, ये छोटी बातें नहीं है, इनके ऊपर जोक्स नहीं बनाने। These are very very serious issues। और ये एक औरत की मेंटल हेल्थ पे और उसकी फिजिकल हेल्थ पे उसको डिप्रेशन में धकेल सकते हैं, उसको थका सकते हैं मेंटली, सुसाइड कर सकती है, और वो बीमार होकर आपके पूरे खानदान को तबाह भी कर सकती है, इनके बच्चों की सही परवरिश भी नहीं जाहिर कर सकेगी। यस, सो अगर आप उसको बिल्कुल दबा देंगे तो वो कहीं ना कहीं उससे वो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना, तो अल्टीमेटली उसके पास बच्चे हैं जिनके ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, इधर से थप्पड़ मारिए, उधर से थप्पड़ मारिए ना। सो बेसिकली जो बार्बरिज्म है, इसको बर्बरियन कहते हैं, इट नर्चर्स मोर वायलेंस, वायलेंस नर्चर्स मोर वायलेंस। जज का काम है, जो मैजिस्ट्रेट है, कि वो तमाम एविडेंस कलेक्ट कर ले, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे सोशल मीडिया का एविडेंस हो, चाहे विटनेसेस मौजूद हो, उसकी रिकॉर्डिंग के बाद वो अपना अवार्ड देगा। और उस ऑर्डर के साथ जो है दो बातें होंगी कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो पनिशेबल है तो दूसरे शख्स को अरेस्ट किया जाता है साबित हो जाने के बाद। और अगर खातून को पता चलता है कि डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो उसकी अपील फाइल की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के पास, और फिर उस तरीके से अपील के अंदर तमाम चीजें क्लियर की जाती। सो बेसिकली रेमेडीज आपको यहाँ पे भी मिल गई वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो पहले मैंने आपको बताए मुख्तलिफ कानून, मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस, मुख्तलिफ एक्ट, उसके अंदर भी रेमेडीज हैं, बट स्पेशली उन्होंने अब ये इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग अब वुमेन घर बैठे शी कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन द जस्टिस। लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट पीपीसी के सेक्शंस हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ लीड करते हैं डायरेक्टली। हम वायलेंस के उन सेक्शंस को पढ़ने लगे हैं, इन कपल ऑफ 2 मिनट्स में और दूंगी आपके, कि जिसके जरिए से आपको पता चल जाएगा कि यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज सेक्शंस। सबसे पहले असॉल्ट के हवाले से हम देखें तो सेक्शन 354 है अप टू 2 years imprisonment or fine or both. Then later on 509 inciting modesty of a woman, इसकी imprisonment है up to 3 years and 50,000 fine और both, दोनों चीजें हो सकती। 371 selling a woman for the जो भी किसी औरत को
किसी ऐसे पर्पस के लिए बेचता है कि वो गलत काम करे, इट्स काइंड ऑफ एन ऑफेंस जिसकी इम्प्रिजमेंट है 25 साल। औरत को खरीदना किसी बुरी नीयत से, इसकी भी पनिशमेंट 25 साल। रेप के केसेस मोस्टली, जिस तरह से अभी पिछले दिनों बाराकों में एक बच्ची के रेप का भी सामने आया, और सिंस लॉन्ग वी फेस hearing this saddest kind of incident, और जिससे जितनी नफरत की जाए वो कम है। ऐसे ऑफेंसेस जो हैं माशरे में बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह यह है कि इस पर प्रॉपर पनिशमेंट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसकी पनिशमेंट भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ। सो असॉल्ट के वाले से जिन काइंड ऑफ हर्ट्स हो गई, वो पीपीसी के सेक्शन 337 से लेकर L1 L2 तक उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट पनिशमेंट्स मौजूद हैं। सो फाइनली आपसे ये मैं कहना चाहूंगी कि वायलेंस इज पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, बिकॉज हम उसको बनने दे रहे हैं। इस्लाम वायलेंस नहीं सिखाता। इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों के हकूक बता दिए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुआशरे में हमारा काम है करवाना। इसीलिए लॉ इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए रेमेडीज बनाई गई हैं। होपफुली आप हम वकीलों के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनेंगे, लोगों को इंसाफ पहुंचाने के लिए अवेयरनेस देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।